अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक जो है वो है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर लूप, यानी दायरवी हल्का नुमा जो तार होता है जिसमें से बरक़ी रौ गुज़रती है, उसके ज़रिए ऐसा मैग्नातीसी मैदान जो महवर पर हो, उस दायरवी हल्के के महवर के ऊपर जो मैग्नातीसी मैदान बनेगा, उस मैग्नातीसी मैदान का अमाला, मैग्नातीसी अमाला यानी मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना, ये हमारा आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप इस फिगर में यहाँ पर देखिए कि ये जो दायरा नुमा जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो ये एक सर्कुलर लूप है। उर्दू में इसे हम दायरवी हल्का कहेंगे। और इस दायरवी हल्के में से जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बरक़ी रौ है जो इस दायरवी हल्के में से गुज़र रही है। ओके, इस दायरे का जो रेडियस है निस्फ़ वो है कैपिटल आर, और ओ जो है ये उसका मरकज़ है। ओके, अब हम एक काम करेंगे कि मरकज़ से 3 महवरों को गुजारेंगे और ये तीनों महवर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के ऊपर उमूदन, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाते वक्त सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक्स महवर, फिर हम लेंगे वाई महवर। ये दोनों महवर इस सर्कुलर लूप की प्लेन में से पास हो रहे हैं। मतलब ये उसकी जो प्लेन है, सर्कुलर लूप की जो प्लेन होगी, तो उस प्लेन में से ये दोनों महवर गुजर रहे हैं। और इन दोनों महवरों से उमूदन मतलब परपेंडिकुलरली नॉर्मली जेड महवर गुजरेगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये इस तरह से पॉइंट ओ में से जेड महवर जो है वो ये इस तरीके से गुजर रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 3 महवर जो हैं वो हमने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। आप उसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो ये एक्स महवर है, यहाँ पर ये इस तरीके से वाई महवर है। ओके, और जेड महवर यहाँ से ऐसा उमूदन इसकी सतह में से उमूदन जो है वो बाहर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम महवरों को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है, और जेड महवर जो है वो उमूदन निकलेगा, लेकिन वो सामने आएगा, यानी बोर्ड की सतह से सामने, या आपका जो कागज़ है, जो पेज है, उस सफ़े की सतह से उमूदन बाहर। ओके, तो जेड महवर को आमतौर पर हम उमूदी महवर के तौर पे लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको आगे किस तरह से करना है। सबसे पहले हम इस दायरवी हल्के का एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेंगे, डीएल। ओके, एलिमेंटल पार्ट का मतलब होता है जो एक छोटा सा इकाई टुकड़ा होता है, इकाई हिस्सा होता है, तो उसको हम एक वेक्टर के तौर पे लेंगे। तो डीएल बार जो है वो एक छोटा सा इस दायरवी हल्के का टुकड़ा है। जाहिर सी बात है, जब आप ओ के साथ में इसको जोड़ोगे तो देखिए ये मामला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर ये डीएल है और यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट ओ है, ओके, ये वाला फासला आर है, और ये जो है ये डीएल बार है इस तरह से, तो आप देखेंगे कि यहाँ का ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यानी डीएल बार जो है वो निस्फ़ के ऊपर हमेशा उमूदन होगा। वैसे आप लोगों ने पुरानी क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि दायरे का जो ममास है वो दायरे के निस्फ़ के ऊपर उमूदन होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि डीएल जो है वो एक्चुअली एक तरह का छोटा सा ममास है, और आर जो है कैपिटल आर वो निस्फ़ है, इसलिए डीएल बार और आर एक दूसरे के ऊपर उमूदन होंगे, उनके बीच का एंगल 90 होगा। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ओ जो है, जो कि मरकज़ है, उस मरकज़ से जेड दूरी पर, यानी यहाँ पर कौन सा जेड ले रहे हैं हम लोग, ये वाला जेड, स्मॉल जेड, तो स्मॉल जेड दूरी पर एक पॉइंट पी लिए। यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट पी है। ओके, जेड दूरी पर।
तो z दूरी पर इस पॉइंट P पर मान लो कि मैग्नातीसी अमाला जो तैयार हुआ, वो मैग्नातीसी अमाला जो है उसकी कीमत, यहाँ पर हम नज़दीक से उसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो नुक्ता P के ऊपर जो मैग्नातीसी अमाला बनेगा वो मैग्नातीसी अमाला ये है dB बार। ओके, ये कोई तो भी एक सिमत में रहेगा, उसकी सिमत को हम राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल जो हमारे पास है, हम उसके ज़रिए हम dB बार की कीमत, उसकी सिमत जो है मालूम कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट P पर आप ये मान के चलो कि उस सर्कुलर लूप के ज़रिए, यानी जो यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप है इसके ज़रिए नुक्ता P पर मैग्नातीसी अमाला जो तैयार हुआ वो dB बार है। और ख़ास बात यह है कि नुक्ता P जो है आप देख रहे हैं कि वो इस दायरे के एक्सिस पर है, उसके महवर पर। आप याद रखो कि ये जो ख़त आपको दिख रहा है Z महवर जो है, तो ये एक्चुअली महवर है। ओके, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये इस दायरे का महवर रहेगा, और इसीलिए पॉइंट P जो है वो एक महवरी नुक्ता है। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देखो कि dB बार जो है, जैसा आप देख रहे हो कि इसको थोड़ा सा आप करीब से देख सकते हैं, और भी आप देखो dB बार जो है वो तिरछी सिमत में है। ओके, तो इसीलिए हम इसको दो अज्जा में डिवाइड करेंगे। इसका एक जूज़ हम ऐसा लेंगे इधर जाने वाला, और एक जूज़ हम इधर जाने वाला लेंगे। और क्योंकि इस dB बार ने यहाँ ये वाला एंगल बनाया है थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा। ओके, यानी इस साइड में कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और ये वाले साइड में साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। इससे पहले हम कई मरतबा ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी तिरछे वेक्टर को दो अलग अलग सिमतों में जब तकसीम करते हैं, तो जिस लाइन के साथ में एंगल थीटा जुड़ता है उसके साथ में कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और उस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस dB बार के दो टुकड़े होंगे, एक P से उमूदन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा Z महवर के साथ में, इसको हम dBz से डिनोट करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो dBz है, तो ये एक्चुअली हमारा उमूदी जुज़ है जो कि Z महवर के साथ में है। और ये जो dB परपेंडिकुलर जो है, dB के बाजू में जो अलामत आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, उसको dB परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये हमारा उमूदी जुज़ है। एक्चुअली ये उफ़की जुज़ है जो उमूदी सिमत में जा रहा है, मतलब महवर Z महवर से उमूदी सिमत में है, इसलिए उसको dB परपेंडिकुलर की अलामत दी गई है। ओके, वैसे हमारे लिहाज से अगर हम साइड से जब देखेंगे तो हमको वो उफ़ की सिमत में नज़र आएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इतनी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम इस फिगर पर थोड़ा सा और गौर करते हैं। आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। इस जगह पर आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से आपने एक ऐसा सीधा ख़त लिए, ये Z महवर है। इसके बाद आपने यहाँ से एक ख़त ऐसे लो, ओके, और इसके बाद यहाँ से आप एक ख़त ऐसे ले लो। अब मैं इन पॉइंट्स के कुछ नाम रखता हूँ। आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है मान लो ये O है, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम DL रख देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम P रख देते हैं। ओके, तो इस फिगर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस फिगर में ये ट्रायंगल इजीली नज़र आ जाएगा। आप देखिए, ये जो पॉइंट O है और ये जो DL है, इनके बीच का जो फासला है ये है कैपिटल R। पॉइंट O से ऊपर P तक जो फासला है वो है स्मॉल z, और DL से लेकर ऊपर पॉइंट P तक जो फासला है वो है स्मॉल r, जिसके ऊपर बार भी लगा हुआ है। यानी यहाँ पे बार भी दिखाया गया, एक्चुअली उसको वेक्टर के रूप में बताए इसलिए बार बता दिया, वरना बार नहीं भी बताया तो कोई मसला नहीं है। तो आप देखो कि इस मुसल्लस में ये वाला एंगल 90 होगा। ओके, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है। तो हम इस मुसल्लस के अंदर साइन कॉस टैन भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस प्रिंसिपल जो है, फीसागोरस का जो मसला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इसमें फीसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे तो हमको Z
स्मॉल आर और कैपिटल आर इनका रिलेशन मिल जाएगा। और जब हम साइन कॉस टेन निकालेंगे तो हमको इस एंगल की बुनियाद पर, यानी एंगल थीटा की बुनियाद पर साइन कॉस टेन में से जिसकी भी ज़रूरत होगी उसकी कीमत हमको मिल जाएगी। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मुसल्लस ओ पी डी एल या डी एल ओ पी, आप कैसा भी नाम रख सकते हो इसको, में आपको फिथागोरस का मसला और साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको आपको स्टडी करना होगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं कि इसमें इस फिगर की बुनियाद पर अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो वो आप देखिए, सबसे पहले जब हम उस मुसल्लस के अंदर, वो जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल के अंदर जब हमने पाइथागोरस प्रिंसिपल को इस्तेमाल किए तो हमको इक्वेशन मिलेगी ये इस तरह से, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा स्मॉल आर जो है वो उसमें वित्र था, हाइपोटेनियस था। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 के रूप में आप रखिए। अब यहाँ पर हम बायो-सेवर्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। ओके, बायो-सेवर्ट लॉ जो है उसके मुताबिक अगर किसी तार में से करंट आई अगर गुजरता है, जाहिर सी बात है कौन सा तार, सर्कुलर। ओके, यानी अगर कोई हमारे पास एक सर्कुलर एक लूप है और उसका एक एलिमेंट्री एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई dl बार है, तो उस छोटे से टुकड़े dl बार में से जो करंट पास होगा उस करंट के पास होने की वजह से r फासले पर जो मैग्नेटिसी अमाला बनेगा उसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, ये जो फॉर्मूला है तो आप याद रखो कि ये बायो-सेवर्ट लॉ है। तो बायो-सेवर्ट लॉ के मुताबिक डी बी इज इक्वल टू होता है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आप याद रखो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, आई करंट है, डी एल वो छोटा सा टुकड़ा है जिसमें से करंट पास करे, और आर जो है वो उसका फासला है। ओके, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं। आप देखो कि ये इक्वेशन नंबर 1 में हमको स्मॉल आर के स्क्वायर की वैल्यू मिली, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ स्मॉल आर की जगह पर, आर स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ ला के रखेंगे ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जो था उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू ले लिए, और जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये एक्चुअली स्मॉल आर स्क्वायर की कीमत है, इसकी जगह पर हमने आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रख दी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो डी बी बार है यानी मैग्नेटिसी अमाला वो तिरछी सिमत में है, इंक्लाइन डायरेक्शन में है, थीटा एंगल के साथ में वो यानी जो महवर है उसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए वो तिरछी सिमत में है, इसलिए उसके 2 अज्जा बनाएंगे। एक जुज़ जो है वो होगा उमूदी जुज़ और एक होगा उफ़की जुज़। जो उमूदी जुज़ है यानी डी बी परपेंडिकुलर वो उस महवर से उमूदन होगा, जेड महवर जो है जेड महवर से वो उमूदी सिमत में होगा। ओके, अगर आप एक बार फिर फिगर देखें तो और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप देखो ये यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है और ये महवर है, तो इससे इस महवर से ये उमूदन ये डायरेक्शन में है। ओके, तो इस तरीके से ये उमूदी जुज़ हो गया और इस महवर के साथ में उफ़की अंदाज में जो है वो डी बी जेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2 अज्जा बनाएंगे। अब सवाल ये है कि डी बी जेड की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा मैंने आपको शुरू में अभी कुछ देर पहले भी समझाया था कि डी बी जेड जो है वो महवर के साथ में है, ये वो लाइन है जिसके साथ में एंगल थीटा बना, जिस लाइन के साथ में एंगल थीटा बनता है उसके साथ कोसाइन वाला कंपोनेंट लेना पड़ता, इसलिए डी बी जेड की जो कीमत है वो आ जाएगी डी बी इंटू कॉस थीटा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 है हो गई। अब आप देखो कि वो जो ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल, ओ डी एल पी या पी ओ डी एल, आप जैसा चाहो वैसा नाम रख सकते हो उसको। ओके, तो इस मुसल्लस में अगर आप इसमें कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो वैल्यू आर अपॉन यानी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के रूप में आपको मिलेगी। मैं एक बार आपको यहाँ पे वो करके बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरीके से निकालेंगे। आप देखो जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से था। ओके, इसमें यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी एल है और इस जगह पर पॉइंट पी है। ये वाला फासला कैपिटल आर है,
ये फासला स्मॉल z है और ये फासला स्मॉल r है। ये एंगल 90 का है और ये वाला एंगल थीटा है। अब आप गौर करो, अगर आप इसमें कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा आएगा मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। ओके, आपको वो याद होना चाहिए, लेकिन साइन कॉस टेन वगैरह की जो तारीफ़ें हैं, बुनियादी जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो आना चाहिए। तो कॉस थीटा की जो डेफिनेशन है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप गौर से देखो, एडजेसेंट साइड ये है यानी कैपिटल आर, और 90 के सामने वाला ये जो है ये हाइपोटेनियस है, ये वित्र है। तो इस तरह से फॉर्मूला जो बनेगा वो आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ओके, अब आप देखो कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि आर का जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब आप ये वाला स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये चीज़ हम यहाँ ला के रख देंगे। ओके, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह पर हमने उसकी जो वैल्यू है वो ले लिया अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, कॉस थीटा की ये जो कीमत है इसको उठाकर ये जो इक्वेशन 3 है इसमें ला के रख दो। देखो क्या हो जाएगा, डी बी जेड इज इक्वल टू डी बी सफिक्स जेड इज इक्वल टू डी बी इंटू आर अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का अब हम इंटीग्रेशन करें। तो इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी इंटू आर अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आप देखिए, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये वाली है, यानी डी बी की कीमत म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाए आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कीमत को उठाकर हम यहाँ ला के रखेंगे। तो आप देखो, जैसी हम यहाँ पर ये डी बी की जगह पर हमने उसकी कीमत लेकर आए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इंटीग्रेशन डी बी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाए आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इनमें से जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर करेंगे। और एक और चीज़ है, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन डी बी जेड है, जाहिर है इसका आंसर आएगा बी जेड। बी जेड का मतलब क्या है, मैग्नेटिसी अमाला जेड डायरेक्शन में, यानी अलॉन्ग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की सिमत में मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब सारे कांस्टेंट्स को बाहर करो। तो देखिए, सबसे पहले जो कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हैं वो है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाए और आई, तो इनको बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाए इंटू आई इंटू इंटीग्रेशन, ऊपर आर है और साथ में डी एल है, तो आर डी एल साथ में हो गया। साथ ही साथ आप लोग देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर, इस स्टेप को एक बार आप समझ लो, ये वाली जो टर्म है जेड स्क्वायर इसका पावर 1 है, और यहाँ पर अगर आपने इसी टर्म को अंडर रूट के अलावा अगर इमेजिन करें, अंडर रूट्स के बाहर अगर आप उसको सोचें तो उसका पावर 1/2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर है वो बन जाएगा 1 + 1/2, और जाहिर है 1 को 1/1 समझिए अगर, तो क्रॉस अगर करते हैं तो 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 3/2। मतलब यहाँ पर इसका जो पावर है वो 3/2 आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो पावर है वो 3/2 हो जाएगा। अब आप देखो, आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर करो। जब आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाए इंटू आई इंटू आर अपॉन इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में सिर्फ डी एल बचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटीग्रेशन डी एल का मतलब क्या होगा। आप देखो, इंटीग्रेशन डी एल का मतलब होता है पूरे जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं उस सर्कुलर लूप के, उन सबको आपस में जोड़ना। जाहिर है जब आप छोटी छोटे टुकड़े, छोटी छोटी लंबाइयों को जब आप जोड़ते चले जाओगे तो अल्टीमेटली आपको पूरी लंबाई मिलेगी, और वो पूरी लंबाई किसकी होगी, सर्कुलर लूप की। किसी भी सर्कल, कोई भी सर्कल के अंदर आप देखो, अगर आप कोई सर्कल लेते हैं, जैसे आपने अगर ये वाला सर्कल लिया तो इस सर्कल में आप यहाँ से लेकर, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा फासला है ये इसका सरकमफरेंस होता है, इसका मुहित होता है। इसलिए इसमें
ये वाली जो टर्म है तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगी, इसकी कीमत मुहित के बराबर आएगी। ओके, ये पूरे अहाते को जाहिर करेगा, पूरे उस सर्कल के अहाते को, यानी उसकी पूरी सरकमफरेंस को, उसकी पूरी बाउंड्री को। ओके, तो इंटीग्रेशन डीएल का आंसर आ जाएगा सरकमफरेंस, इसलिए हम यहाँ पे उसको सरकमफरेंस लिख सकते हैं। तो बी जेड की ये कीमत आ गई, बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू सरकमफरेंस। अब आप देखिए, दायरे का जो सरकमफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, दायरे के एक्चुअली जब हम दायरे की स्टडी करते हैं तो दायरे के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक रकबे का फॉर्मूला जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और एक सरकमफरेंस का फॉर्मूला यानी मुहित का फॉर्मूला यानी 2 पाई आर। तो जनरली ये दो फॉर्मूले बार बार यूज़ होते हैं, इसलिए इनको आप याद रखो। ओके, तो सरकमफरेंस की कीमत आ गई 2 पाई आर। अब आप देखो ये कीमत यहाँ ला के रख देंगे, जैसे आप इसको यहाँ ला के रखोगे ये हो जाएगा बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। और अब आप गौर से देखो, ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये कट जाएगा, 2 2 4, ये पाए है, यहाँ पर ये पाए है, तो ये पाए से पाए कट जाएगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर आर है और यहाँ भी आर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सब मल्टीप्लाई करने पर और ये काट पीट करने के बाद जो चीज़ बची, क्या बची, म्यू ज़ीरो अपॉन बी जेड इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर बचेगा म्यू ज़ीरो अपॉन 2, ये 4 कट के 2 बचा था तो 2 बचा नीचे, आई इंटू आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, और ये फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मैग्नातीसी अमाले को जो महवर की सिमत में हो सर्कुलर लूप के। यानी अगर हमने कोई सर्कुलर लूप लिया और उसके मरकज़ से गुजरने वाला जो उमूदी ख़त है, जिसको हम आमतौर पे एक्सिस या महवर कहते हैं, तो उस महवर पर आर फासले पर, कैपिटल आर दूरी पर, ओके, कैपिटल आर फासले पर जो कैपिटल आर रेडियस वाला जो लूप है उसमें जेड फासले पर, यानी मरकज़ से स्मॉल जेड फासले के ऊपर जो नुक्ता आपको मिलेगा उस नुक्ते पर मैग्नातीसी अमाला इतना होगा। ओके, आप देखिए एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये फार्मूला उस सर्कुलर लूप के लिए है जिसका रेडियस कैपिटल आर हो। ओके, यानी इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर उसका रेडियस होना चाहिए, और उसके मरकज़ से जेड दूरी पर, ये जो स्मॉल जेड जो है, तो ये मरकज़ से उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पर आपने इसको कैलकुलेट किया, जहाँ पर आप बी जेड को कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूला जो है वो पूरा डेरिवेशन और तमाम जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। ओके, इस तरीके से हम सर्कुलर लूप की एक्सिस पर, उसके महवर पर मैग्नातीसी अमाला जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब हमको एक बहुत ही स्पेशल एक केस देखना है, और वो स्पेशल केस है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर, यानी उसके मरकज़ पर कितना मैग्नातीसी अमाला बनेगा। तो यहाँ पर अब हमारा टारगेट वही वाला है कि मरकज़ पर, यानी दायरवी हल्का जो है, सर्कुलर लूप जो है, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। तो अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे जो अभी हमने जिसका डेरिवेशन किया, यानी कोई भी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर जो मैग्नातीसी अमाला होता है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसका फॉर्मूला है बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। मान लो ये इक्वेशन नंबर 5 है। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर हमको दायरे के मरकज़ पर लेना है, मान लो कि अगर हम उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन लेना है तो हमको Z0 लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो पॉइंट O पर आ जाएगा। ओके, और जब पॉइंट P पॉइंट O पर आ जाएगा तो Z की कीमत 0 लेंगे। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन आ गई, ये मेन कंडीशन हमारे पास आ गई है, ये वाली कंडीशन Z इक्वल टू 0। इस चीज़ को उठाकर हम ये वाले फार्मूले में रख देंगे। अब आप सोचो, अगर आपने Z की जगह पर 0 ले लिया तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर
क्योंकि जेड स्क्वायर तो ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा और पावर 3/2 पूरे ब्रैकेट का रहेगा। ओके, अब आप देखो इसमें, यहाँ पर अब आप गौर करो, अगर ये आर का स्क्वायर है और इसके पावर में 3/2 है, तो ये 2 से ये 2 कटेगा, इसका मतलब बचा कौन, आर का पावर 3। तो इस तरीके से नीचे आर का पावर 3 बचेगा, और अब इसमें आर के पावर 2 से आर का पावर 3 कट जाएगा और एक आर बाकी बचेगा। तो वो एक आर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी जेड इज इक्वल टू आ गया μ0/2 I/R। आप देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उसके सेंटर पर। यानी जब भी हम कोई सर्कुलर लूप लेंगे, उसके मरकज़ पर, उस सर्कुलर लूप के मरकज़ पर जो मैग्नेटिसी हमारा बनेगा वो ये है μ0/2 I/R। आर जो है वो उस सर्कुलर लूप का रेडियस है। इस फॉर्मूले को देखकर दो बातें आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो बात आप लिख सकते हो इसके अंदर, वो ये है कि ये जो बी जेड है, बी जेड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के साथ। आप देखो आई ऊपर है, तो जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना बी जेड बढ़ेगा। ओके, और दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि बी जेड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब 1/R का मतलब ये हुआ कि वो रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि आप जितना बड़ा सर्कुलर लूप लेंगे, जितना आप उसका रेडियस बढ़ाओगे, उतना मैग्नेटिसी आमाला कम होते जाएगा, और जितना आप लूप छोटा लेंगे उतना मैग्नेटिसी आमाला बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है हमने देख लिए। अब आप एक चीज़ देखिए कि सर्कुलर लूप में हमने एक ही टर्न जो है वो लिए थे। जब एक टर्न लिए थे तो फार्मूला ये आ गया। अब मान लो कि अगर दो टर्न लेंगे तो ये जो बी जेड है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि आई जो है वो डबल हो जाएगा। अगर आप 3 टर्न्स लेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसलिए अगर आप n टर्न्स लेंगे तो वहाँ पर आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से n टर्न के वास्ते जो फार्मूला आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा है, बी जेड इज इक्वल टू μ0 × n × I/2R। याद रखो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। वो जो आपने लूप लिया है उस लूप में जो टर्न्स की जो तादाद है, टर्न्स यानी घुमाव, उस तार के जो पेच उसमें बनेंगे तो उन पेचों की तादाद बराबर है। वो जो आप उसको गोल दायरवी छल्ले भी कह सकते हैं, तो उन छल्लों की जो तादाद है, वो घुमाव की या टर्न्स की जो तादाद है वो n है। आप एक और चीज़ याद रखो कि जब आप एक सर्कुलर लूप लेंगे और उसके ऊपर एक दूसरा सर्कुलर लूप लेंगे, फिर तीसरा, इसके बाद आप एक के बाद एक ऐसे कंटिन्यूएशन में बहुत सारे अगर टर्न्स लेते चले जाएंगे तो जो चीज़ आपको मिलेगी उसे हम कॉइल कहते हैं। यानी सर्कुलर लूप में अगर एक टर्न है तो वो सर्कुलर लूप है, और अगर एक से ज़्यादा टर्न है तो फिर वो कॉइल बन जाएगा। तो बेसिकली ये फार्मूला कॉइल के लिए है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये एक सर्कुलर कॉइल जिसमें से करंट आई गुजर रहा हो, जिसका रेडियस आर हो और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो, उसके सेंटर पर इतना मैग्नेटिसी आमाला बनेगा। ओके, यहाँ पर अब ये आर्टिकल जो है ये पूरी तरह से एंड हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर इसी आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ एक और पार्ट देखेंगे, और वो ये है कि मान लो अगर आपने एक दायरवी हल्का लिए, उस दायरवी हल्के में से आपने करंट पास किए, और जब आप उसमें से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसके अतराफ मैग्नेटिसी मैदान बन जाएगा। तो हमको ये देखना है कि उस मैग्नेटिसी मैदान के खतूत जो हैं, जिनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, वो कौन सी सिमत में होंगे, वो कैसे होंगे, या उनको कैसे दिखाया जाएगा। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मतलब दायरवी हल्का जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसके मैग्नेटिसी खतूत। अब इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास दो फिगर है, एक लेफ़्ट में राइट हैंड वाली फिगर बनी हुई है और राइट साइड में कुछ खतूत बने हुए हैं। तो आप इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि इसमें ये जो बीच में जो दायरा है ये सर्कुलर लूप है, और यही वाला सर्कुलर लूप यहाँ दिखाया गया है। ओके,
अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन भी नज़र आ जाएगी। दोनों सर्कुलर लूप्स के अंदर डायरेक्शन आपको क्लियर कट दी गई है। ओके, अब आप देखो इसमें क्या करेंगे। जो करंट है वो आप अगर गौर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट सिमत में, घड़ी के कांटों की अपोजिट सिमत, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। अब ये करंट के ज़रिए अगर हमको मैग्नेटिक लाइन की सिमत अगर मालूम करना है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमको सिमत मालूम करना है, तो उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक जब हम यहाँ पर सीधा हाथ लेंगे, सीधे हाथ को हम इस सर्कुलर लूप के पर इस तरह से रखेंगे कि हमारी 4 उंगलियाँ जो हैं, ये 4 उंगलियाँ ये करंट की डायरेक्शन में हो, तो बाहर निकला हुआ जो अंगूठा होगा वो अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक इंडक्शन की सिमत को। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक लाइन की जो सिमत है वो अंगूठे के ज़रिए दिखाई जाएगी। अब अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो अब आप देखो कि इस राइट हैंड पाम रूल को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, इस फिगर पर अगर अप्लाई करें, तो इसमें होगा ये कि जो इसका मरकज़ है, सर्कुलर लूप का जो मरकज़ है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये जो छोटा सा जो पॉइंट आपको यहाँ नज़र आएगा इस जगह पर, ये सेंटर जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की सिम जो है महवर के साथ में एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। ओके, या तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी, वो डिपेंड करेगा करंट की सिम पर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ऊपर की सिम में जाएगी, अगर करंट क्लॉकवाइज सिम में आ जाएगा तो वो उमूदन नीचे की सिम में चली जाएगी। फिर बाकी नुक्तों पर क्या होगा, तो बाकी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कर्व्ड होती जाएंगी, जैसा आप देख रहे हो। आप देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है कर्व्ड होती जा रही है। ओके, दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ भी, यानी ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे कर्व होते चले जा रहे। इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जैसे ही हम सर्कुलर लूप लेंगे, सर्कुलर लूप में जब हम करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिरों पर दो अपोजिट टाइप के कर्व्स जैसे बनाएंगे। अपोजिट, जैसा आप यहाँ पर अगर देखो तो ये इसमें ये सिमत ऐसी है ये डायरेक्शन में, और यहाँ पर उसकी सिमत ऐसी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। तो अपोजिट सिमतों के अंदर दोनों एंड बन जाएंगे, और जब ये दोनों सिमत दो अपोजिट एंड बनेंगे, अपोजिट टाइप के अगर मैग्नेटिसी खतूत अगर वहाँ पर बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप का एक हिस्सा जो है वो एन पोल बनेगा और एक हिस्सा एस पोल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर यहाँ ऊपर वाला जो है ये एन पोल है और नीचे वाला जो है ये एस पोल है। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को जो है मतलब दायरवी हल्का जो है उसमें से अगर करंट गुजरता है तो उसके ज़रिए जो मैग्नेटिसी मैदान बनेगा उसके मैग्नेटिसी खतूत यानी मैग्नेटिक लाइंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट हमको करना है, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बरगुजार दायरवी हल्का लिया, यानी एक सर्कुलर लूप लिया और उसमें से करंट गुजारे, तो वो हमेशा मैग्नेटिक डायपोल के जैसा होता है। यानी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और मैग्नेट बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। मैग्नेटिसी दो कुतुब यानी मैग्नेटिक डायपोल, ये दोनों एक दूसरे के मानिंद होते हैं, एक जैसे रहते हैं। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक डायपोल दे आर सिमिलर, दे आर एनालॉगस टू ईच अदर। ओके, अब ये चीज़ को अगर अपने को प्रूफ करना हो तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लेंगे। मान लो कि हमने एक सर्कुलर लूप लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जिसका मरकज़ नुक्ता पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ से जेड दूरी पर एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, और वहाँ मैग्नेटिसी अमाला हमने मालूम करे, वो मैग्नेटिसी अमाला इतना आ गया, बी जेड इज इक्वल टू म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 3/2। अब हम यहाँ पर एक नया काम ये करेंगे कि ऐसा इमेजिन करेंगे, मान लो हमने एक ऐसा पॉइंट लिए
जो इस सर्कुलर लूप से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दूर लेंगे तो एक ख़ास बात यह हो जाएगी कि ये जो z है, ये z बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा r के मुकाबले में, क्योंकि r तो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा है। लेकिन अगर आप पॉइंट P को बहुत ज़्यादा दूरी पर अगर ले लेते हैं सर्कुलर लूप से, तो उस सूरत में z की कीमत जो है वो r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इसीलिए r जो है उसको आप z के मुकाबले में तकरीबन ज़ीरो ले सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए कि अगर मान लो z बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो r के मुकाबले में, तो r जो है वो तकरीबन ज़ीरो लिया जा सकता है इन कंपैरिजन विद z। r ज़ीरो नहीं हुआ यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन में मत रहना आपने कि r को ज़ीरो ले लिए। r को ज़ीरो लेंगे तो सर्कुलर लूप ही गायब हो जाएगा। सर्कुलर लूप तो है वहाँ पर, उसका रेडियस कैपिटल r है। ओके, लेकिन ये जो r है ये z के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया, इसलिए z की मुनासिबत से हम r को ज़ीरो ले सकते हैं। तो जैसे ही हम उसको ज़ीरो लेंगे, हमारी जो इक्वेशन 1 है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, bz इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो वो आर स्क्वायर गायब हो गया, वो ज़ीरो ले लिए, तो जेड स्क्वायर का पावर 3/2। अब आप देखो जेड स्क्वायर है और उसका पावर है 3/2, जाहिर है ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जेड का पावर कितना बचा 3, वो चीज़ हम यहाँ लिख दिए। यानी बी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड का क्यूब। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमको ऊपर आर स्क्वायर दिख रहा है, तो अब एक काम करो, यहाँ पर इसके साथ में पाए लगा दो। अब ऊपर अगर पाए लगा रहे तो फिर हमको नीचे भी पाए लगाना पड़ेगा। ओके, तो बस हम यही चीज़ करेंगे, हम ऊपर भी पाए से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी पाए से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम पाए से मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, म्यू ज़ीरो अपॉन वो जो नीचे 2 है उसके साथ में पाए मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर क्या है आई इंटू आर स्क्वायर था तो उसके साथ में पाए मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ऊपर भी पाए से मल्टीप्लाई किए नीचे भी किए, तो ये हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। आप देखो पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि जब हम दायरे की बात करते हैं तो दायरे में आमतौर पर 2 ही फार्मूले होते हैं, एक उसके एरिया का यानी रकबे का और एक होता है उसके सरकमफ्रेंस का। तो दायरे के अंदर पाई आर स्क्वायर जो है ये उसके एरिया यानी रकबे का फार्मूला है, तो हम उसकी जगह पर ए ले सकते हैं। यानी मान लो कि पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है, ए है, ए मतलब रकबा। ओके, दायरे का रकबा, दायरवी कॉइल का दायरवी वो जो लूप है उसका रकबा। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर की जगह पर आप ए ले लो, तो बी जेड की वैल्यू आ जाएगी म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई आई इंटू ए अपॉन जेड क्यूब। अब आप एक चीज़ देखो, आई इंटू ए करंट और सर्कुलर लूप का हासिल है ज़रा, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे हमने कहा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, उर्दू में इसको बोलते हैं मैग्नातीसी दो कुतुबी मेयारे असर, और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर में एम बार से। तो आई इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अगर हम इसको स्मॉल एम लेते हैं, मैग्नातीसी दो कुतुबी मेयारे असर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर लेते हैं, इस कीमत को वहाँ रख दो इक्वेशन 3 में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई एम अपॉन जेड क्यूब। अब आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। जब ऐसा करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी जेड इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2 एम बार अपॉन जेड क्यूब। आप याद रखो म्यू ज़ीरो के अपॉन में 4 पाई लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 का पावर -7 होता है, इसलिए हमने म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई कर दिए और 2 एम अपॉन जेड क्यूब। इस तरह से ये फार्मूला हमको मिला। तो ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये सर्कुलर लूप जो है उसके महवर पर तैयार होने वाले मैग्नातीसी अमाला को ज़ाहिर करेगा बहुत ही ज़्यादा दूर दराज वाले पॉइंट पर। ओके, ऐसे नुक्ते पर जो बहुत ज़्यादा दूर हो। अब आप याद रखो कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में एम यूज़ हुआ, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नातीसी ये जो फार्मूला हमको मिला, तो बेसिकली ये फार्मूला मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला है। ओके, मैग्नेटिक डायपोल, आप याद रखना किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। अगर आपने एक मैग्नेट लिए
और इस मैग्नेट में एक तरफ N लिया और एक तरफ S पोल लिए, तो इसके अंदर दो पोल हो गए, ये पहला पोल और ये दूसरा पोल, तो दो पोल, तो दो पोल है इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और एक मैग्नेटिक डायपोल सेम होते हैं। अगर मैं इसको आपको एक फिगर से समझाना चाहूँ तो वो फिगर कुछ इस तरह से बन सकती है। मान लो कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ओके, और यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट है, इसमें से आपने करंट पास किए इस तरह से, ओके, ये आई करंट है। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिसी अमाला बनेगा वो मैग्नेटिसी अमाला वैसे ही होगा जैसा इस मैग्नेट का, जो कि एन पोल और एस पोल के ज़रिए इसका जो मैग्नेटिसी अमाला है वो बी बार होगा और ये दोनों सेम होंगे, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और डायपोल मैग्नेट, इन्हें दो कुछ भी मैग्नेटिस सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ओके। यहाँ पर हम एक और फार्मूले को कंपेयर कर सकते हैं और वो फार्मूला ये आपके सामने है। आप देखो, अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आप याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल ये इस तरह से हमने लिया था इससे पहले, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, उनके दरमियान का फासला 2L, ओके। तो Q ज़रब 2L ये जो चीज़ थी इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोले थे और इसको हमने P बार से डिनोट किया था। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी होती है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला है ये इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और अगर आप गौर से देखेंगे 1/4πε0 2p/z³, और ये वाला फार्मूला Bz = μ0/4π 2m/z³, आप देखो दोनों फार्मूले सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है, ओके। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डायपोल के जैसा रहता और उसी तरीके से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का जो फार्मूला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हो, ओके। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन वाला जो पार्ट है ये एंड हो गया। अब ये तमाम चीज़ों को, ये तमाम पार्ट जो आज हमने पढ़े, इनको समझने के लिए, इसको और ज़्यादा अप्लाइड तरीके से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए, जो प्रॉब्लम यहाँ आपके पास है ये बोर्ड की बुक में एक्चुअली दिया हुआ है। एक कॉइल में घुमाव यानी टर्न्स की तादाद 1000 है और उसका निष्कुत्र 1 मीटर है। इस कॉइल में से 10 एम्पियर बरकी रो गुजारी गई। इस कॉइल के मरकज़ी नुक्ते पर तैयार होने वाला मैग्नेटिसी आमाला या मैग्नेटिसी मैदान जो है उसकी मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। अब आप देखो इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लो। इस सवाल के अंदर सबसे पहले आप देखो कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें टर्न्स की तादाद 1000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n = 1000, ओके। फिर हमको दिया गया था कि उसका निष्कुत्र 1 मीटर है, तो r = 1 मीटर। फिर दिया गया था कि उसमें से 10 एम्पियर करंट गुजारे, तो I = 10 एम्पियर, और मालूम क्या करना है, B मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना है मरकज़ पर, तो B जो है वो मालूम करना है। अब आप देखो कि सर्कुलर कॉइल जो है वो बेसिकली एक सर्कुलर लूप होता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ़ टर्न 1 रहते और सर्कुलर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ़ लूप्स ज़्यादा रहते। यानी जब नंबर ऑफ़ टर्न्स को जब अगर आप बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो कॉइल बन जाता, ओके। तो यहाँ पर कॉइल के वास्ते अगर हमको मैग्नेटिसी अमाला यानी मैग्नेटिक इंडक्शन अगर लेना हो तो उसका फार्मूला ये इस तरह से होगा, B = μ0 Ni/2r, ओके। ये ऑलरेडी हमने आज ही के लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था, ये फार्मूला ऊपर, ओके। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो आप एक चीज़ देखो, μ0/4π की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 है, ओके। तो फिर μ0 की वैल्यू क्या होंगी, μ0 की वैल्यू हो जाएगी μ0 = 4π × 10⁻⁻7, ओके। मतलब
यहाँ पर अब म्यू ज़ीरो के अपॉन में कोई नहीं है, इसलिए म्यू ज़ीरो की वैल्यू लेंगे। तो म्यू ज़ीरो की वैल्यू याद रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। चलो ठीक है, तो म्यू की वैल्यू रख दिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन जो है वो आपको दिया है 1000 इंटू आई की वैल्यू है 10 एम्पियर अपॉन में 2 टाइम्स आर की वैल्यू है 1 मीटर। ओके, चलो अब आप देखो इसमें किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 2 से आप ये 4 को कट कर दो तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 पाई। इसके बाद आप देखो यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 1 4, तो ये 10⁻4 है और ये 10⁻⁻7 है। तो जब आप -7 के साथ में +4 मिलाओगे तो ये हो जाएगा -3। इसका मतलब यहाँ पर 10 का पावर जो है वो -3 आएगा और ये 2 कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे 2 पाई बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा बी का वो आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। अब आप पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू है 3.142। ये दोनों को जब रख कर सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी 6.284 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। टेस्ला की जगह पर आप दूसरी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये टेस्ला ही, यानी टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसलिए या तो आप टेस्ला यूज़ करो या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा जो आज का जो लेक्चर है अब ये पूरी तरह से एंड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर की तमाम जो बातें हैं वो तमाम पॉइंट्स समझ में आए, आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे इन सबको। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो और मेरे साथ आप अपनी डिफ़िकल्टी शेयर करो, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।